ये देखो, जाने से पहले ना रोज डेली मतलब ठकुराइन ये मतलब नौटंकी करनी पड़ती है ऐसी कंट्रीज में लोगों को, कहीं भी जाने से पहले। मतलब ये देखो, ये देख रहे हो? नहीं, सीन देख रहे हो? श्रेय हरकत देखना, ये हैंडल ऐसा लग रहा है गई पूरी गया, गाड़ी गई। हम्म। ये फिनोमेना होता है। ये है मयूर पोलर वॉर्टेक्स, ये फिनोमेना। हाँ, लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को इस चैप्टर में और बात करते हैं एरोसॉल्स के बारे में। एरोसॉल के बारे में मैंने आपको छोटी सी झलक मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में दे दी थी। अब हम प्रॉपर तरीके से बात करते हैं, एरोसॉल के टॉपिक को समझते हैं और उसके इफेक्ट्स को समझते हैं। देखो, अभी जो हम बात कर रहे थे एरोसॉल की, हम लोगों ने एक आर्टिफिशियल क्लाउड फीडिंग के कंटेक्स्ट में भी एरोसॉल्स की बात करी, ठीक है। और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि यहाँ पर एरोसॉल्स जो होते हैं वो कैसा काम करते हैं। एरोसॉल्स कैसा काम करते हैं, बताओ क्या करवाते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन। क्या क्या करते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन और वो क्लाउड, वेरी गुड ठंडी वेरी गुड। करते क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, अल्टीमेटली अर्थ को कूल रखने का काम करते हैं, है ना। अब देखो, साइंटिस्ट जो हैं, दे हैव फाउंडेड एरोसॉल्स that have led to increased incidence of high rainfall events in the foothills of the Himalayan region. अब इसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल तरीके से रेनफॉल जो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए उसके अंदर हमें एक प्रकार से रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, यानी कि हर एक रीजन में इक्वल तरीके से रेनफॉल ना होना। अब ये जो रीजन है ना, हिमालयन रीजन, ये रीजन कैसा बन चुका है? हाई एरोसोल एरोसोल लोडिंग डेंसिटी वाला रीजन बन चुका है। और यहां पर एरोसोल ज्यादातर कैसे हैं? ब्लैक कार्बन और डस्ट वाले। अब मुझे एक बात बताइए, ब्लैक कार्बन और अगर ये डस्ट वाले हैं, ये कैसे आए होगा यहाँ पर एरोसोल ऐसे वाले, जो ये एक तरीके से पार्टिकल्स जो घूम रहे हैं, ये नेचुरल इवेंट्स की वजह से हुआ होगा या एंथ्रोपोजेनिक इवेंट्स की वजह से? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल भी एक हद तक हो सकता है, एक हद तक कह रहा हूँ, लेकिन हिमालयन रीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नेचुरल थोड़ा सा कम। लेकिन और कंट्रीज में नेचुरल फिनोमेना की वजह से, कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेना बताओ जिसकी वजह से ब्लैक कार्बन या डस्ट रिलीज हो और वो एरोसॉल के जो इफेक्ट्स होते हैं, लाइक कूलिंग करना, रेनफॉल करवाना, उसमें कंट्रीब्यूट करें। बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? क्या जो कौन? जो एक तरीके से एरोसॉल की फॉर्मेशन करवाएं, बारिश करवाएं और अर्थ के ऊपर कूलिंग इफेक्ट पैदा करें, तो ऐसा नेचुरल इवेंट कौन सा हो सकता है जहां से ब्लैक कार्बन या डस्ट भी निकले? डीएमएस का, डीएमएस जो डाइमेथाइल सल्फाइड फाइटोप्लैंक्टन जो रिलीज करता ब्लैक कार्बन रिलीज करेगा वो, है। नहीं, सीरियसली? ब्लैक कार्बन नहीं, आप एरोसोल मैं फॉर्मेशन बोल रहे हो ना। वो तो नहीं नहीं, एरोसोल फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नेचुरल इवेंट जिससे ब्लैक कार्बन और डस्ट दोनों रिलीज हो। वोल्केनो। ये तो वेरी गुड, वॉल्केनो। ये तो एंथ्रोपोजेनिक था ना, नेचुरल तरीके से वॉल्केनो, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एयर मास इज फोर्स फ्रॉम अ लो एलिवेशन टू हाई एलिवेशन, रेनफॉल ड्यू टू ओरोग्राफिक फोर्सिंग। याद है ओरोग्राफिक रेनफॉल? एक विंडवर्ड साइड, एक लीवर्ड साइड माउंटेन की, है ना। तो इसी के कंटेक्स्ट में अब हम एरोसोल्स को अच्छे से समझते हैं। एरोसोल क्या होता है? ये एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, या लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकती हैं हवा के अंदर या किसी गैशियस एलिमेंट के अंदर, जो कि हवा में सस्पेंडेड रहती हैं। दीज फाइन सॉलिड पार्टिकल्स गेट सस्पेंडेड इन एयर, यानी कि ये अगर आपस में जुड़े भी,
बहुत कम चांसेस हैं कि अपनी डेंसिटी के बढ़ने की वजह से ये सिंक डाउन कर जाए, इसके बहुत कम चांसेस हैं। क्योंकि हवा में आपस में फ्री फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर अगर ये घूम रहे हैं तो शायद चांसेस तो है ना कि वो आपस में टकराएंगे और मर्ज भी हो सकते हैं। मर्ज इन द सेंस मतलब बस टकरा के पेयरिंग बनाकर, जैसा कि मैंने यहाँ पर पेयरिंग बनाई है 5 एरोसोल्स की, ये ऐसे भी घूम सकते हैं, है ना। तो एरोसोल एक सस्पेंशन होता है फाइन सॉलिड पार्टिकल्स का या लिक्विड ऑब्जेक्ट्स का हवा के अंदर या किसी एक गैस के अंदर। तो एरोसोल नेचुरल भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। अब ये कोई नया टॉपिक तो है नहीं आपके लिए, मैं आप कुछ चैप्टर्स पहले आपको करवा भी चुका हूँ। तो एग्जांपल ऑफ नेचुरल एरोसोल्स आर फॉग, मिस्ट, डस्ट, फॉरेस्ट एक्सुडेट्स एंड गीजर स्टीम। अब ये फॉरेस्ट एक्सुडेट्स क्या होता है? जंगल वगैरह से कोई जो चीज है, जैसे पेड़ पौधे वगैरह है, ठीक है, या फिर पेड़ पौधे को छोड़ के अगर आप पूरा घना जंगल जो है अगर आप उसके इमेजिन करो, तो वहां से भी काफी हद तक कभी कभार, याद है एक चीज पढ़ाई थी मैंने आपको अगर आपको याद हो कि कुछ ग्रासलैंड्स भी पढ़ाए थे मैंने, अगर आप एक बार के लिए अगर यहाँ पर फॉरेस्ट को अगर छोड़ दो, सवाना ग्रासलैंड्स या फिर नेचुरल ग्रासलैंड्स या जो भी हैं, और वहां पर फॉरेस्ट फायर ऑटोमेटिकली लग जाती है, सुना है? तो हाँ, तो जंगल में होने वाले घटनाक्रमों की वजह से, ठीक है। अब अगर इंसानी हाथ लग जाए तो एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स कौन कौन से होते हैं? दे आर पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स एंड स्मोक, ठीक है, लाइक PM 2.5, PM 10, PM 1.0, पढ़ा था ना मैंने सब कुछ। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर मेनली सिचुएटेड इन द लो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, 1.5 किलोमीटर के नीचे नीचे, क्योंकि जो एरोसॉल के जो सोर्सेज होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन द टेरेस्ट्रियल सरफेस। लेकिन कुछ एरोसॉल्स जो है वो आपको एज हाई एज स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर में भी देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली वॉल्केनिक एरोसॉल्स। ऐसा क्यों श्रेया मयूर, ये इतनी ऊपर क्यों? वॉल्केनो भी ऊपर पहाड़ों पे स्थित होता है ना, और जब वो फटेगा तो एटमॉस्फेयर तक और आउटर एटमॉस्फेयर तक कुछ ना कुछ फेंकता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर एक प्रकार से आउटर एटमॉस्फेयर की लेयर ही तो है कि नहीं? मतलब हम अर्थ के कंटेक्स्ट में अगर बात करें ना, आउटर एटमॉस्फेयर को एक्सोस्फेयर मत समझना, लेकिन हमारे यहाँ तो जनरली जो लेयर जो इंसान जिसके अंदर रहते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के नीचे नीचे होता है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में तो क्लाउड्स भी नहीं होते हैं, और ये सबसे बेस्ट जगह किसके उड़ने के लिए होती है? प्लेन की चिड़िया। चिड़िया भी उड़ती है यहाँ पे? नहीं। ईगल नहीं, नीचे होता है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एरोसॉल, दे अफेक्ट द एटमॉस्फेरिक केमिकल कॉम्पोजिशन, दे कैन रिड्यूस विजिबिलिटी। विजिबिलिटी कैसे कम हो जाती है? किसकी पेनिट्रेशन नहीं हो पाती है अर्थ की सरफेस पर? फिर सनलाइट, सनलाइट की। और दूसरी चीज, यहां पर जो सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स जो होते हैं इनके ऊपर क्या आके थम जाता है? दिस सर्व एज अ न्यूक्लियस फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, है ना। तो एक बार बात आना, जैसे इट इज अ काइंड ऑफ के ऊपर हर एक चीज एक छोटी छोटी रेन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में घूम रही है, अब विजिबिलिटी उसकी में कमी हो जाएगी क्या? बिल्कुल होगी। कोहरे में
रेन ड्रॉपलेट ज्यादा घूम रही होती हैं 12 बजे, 1 बजे, दोपहर में 2 बजे, प्रॉपर तरीके से सूरज निकला भी होता है, लेकिन क्या आ पाता है क्या हम तक उसकी किरणें? गर्मियों में जैसे हमें जला रही होती है वैसे वो जला पाती हैं क्या? नहीं। अब सूरज तो उतनी इंटेंसिटी के साथ निकला कि नहीं निकला है, बताओ? लेकिन वेदर फिनोमेना की वजह से ऐसा हो रहा है ना कि नहीं पहुंच पा रहा है वो हम तक, उसकी जो धूप है। तो दे कैन दे ऑल्सो, नहीं एक मिनट, विजिबिलिटी कम, हाँ ठीक है सही है। दे हैव इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स ऑन एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो। एयर क्वालिटी वाली बात क्योंकि सेम थी यार, वही विजिबिलिटी इसलिए कह रहा था। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ कैसे? एक तो पॉल्यूटेड भी है इसके अंदर, और फिर क्या होता है, आसमान देखो खुला नहीं है ना, तो एयर का इनफ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। भाई एयर का इनफ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा श्रेया, तो लोगों को ऑक्सीजन लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, राइट? ये नीचे लोअर लेवल पर एक काइंड ऑफ ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बढ़ रही है इसकी वजह से। ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर सांस लेना आसान होती है? आपके कमरे के अंदर भाप से भाप भर रखी हो, आराम से सांस ले पाओगे? नहीं। अब आप कह लो उसके अंदर तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उसके अंदर तो ऑक्सीजन होगा ही होगा, लेकिन इतना आसान होता है क्या सांस लेना? ब्रीदिंग पॉसिबल कैसी एयर के एनवायरनमेंट के अंदर है? डेंस एयर के लाइट एयर? सर्दियों में ज्यादा अच्छे से सांस ली जा सकती है, गर्मियों में? गर्मी। ऐसा क्यों? भारी हवा अपने साथ साथ बहुत कुछ कैरी कर रही है, लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स, और वो हो सकता है पॉल्यूशन, स्मोक वगैरह भी हो। तो वो लाइट एयर की जगह हमें ना दम लगानी पड़ती है उसको खींचने के लिए। आप कभी भी ये चीज देखना, गर्मियों में भागकर देखो आपकी सांस इतनी नहीं फूलेगी एज कम्पेयर टू सर्दियों में भागकर, है ना? क्योंकि हमें डेंस एयर इनहेल करनी पड़ रही है, भारी है वो हवा। लंग्स को भी तो जान लगानी पड़ती है सांस खींचने के लिए, कि नहीं लगानी पड़ती है? तो दिस सर्व एज अ न्यूक्लियर फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स इन आइस क्लाउड्स। ऐसा कैसे होता है? यहाँ पर अगर हम लोग बनाएं एक इसको, एरोसॉल, वाटर ड्रॉपलेट, राइट? उसके बाद एरोसॉल का इंपैक्ट क्या होता है मॉनसून के ऊपर? सबसे पहले बात तो बताओ, ये करेगा क्या वेदर के साथ, क्लाइमेट के साथ, अपर एटमॉस्फेयर में? कूलिंग इफेक्ट देगा कि नहीं देगा? सबसे पहले बात तो ये बताओ, ठीक है? उसके बाद अब जो श्रेया आप बोल रहे थे, क्लाउड फॉर्मेशन करवाएगा। ये मैंने क्यों बनाई है ब्लैक कलर की डॉट्स अंदर? कंडेंसेशन को तो दिखा रहा है, लेकिन हर एक वाटर ड्रॉपलेट किसके ऊपर सारा लेकर बैठी हुई है? किसी ना किसी प्रकार के पार्टिकल के ऊपर, एज न्यूक्लियर, एज न्यूक्लियस, है ना?
जब ये बादल भारी होगा तो प्रेसिपिटेशन होगी, बिल्कुल होगी। तो एरोसॉल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टेन फैक्टर्स इन क्लाइमेट प्रोजेक्शन। क्यों? बिकॉज ये अनसर्टेन तरीके से क्या करवा सकते हैं, रेनफॉल। ये रेनफॉल नेचुरल इवेंट की वजह से हो रही है क्या? दोनों। दोनों। वेरी गुड श्रेया, गुड ट्रैप, बच गए। तो ये एरोसॉल एक बार बताना, अगर वोल्केनो फट रहा है तो हमारा इंसान का हाथ है उसके अंदर, ये जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से हो सकते हैं, लेकिन कुछ फ्री फ्लोटिंग पार्टिकल्स नेचुरल सोर्सेज की वजह से अभी तो निकल के घूम रहे हैं। अब वाटर ड्रॉपलेट को उसी जोन पे सारा लेकर बादल बनाकर बारिश करवानी थी, तो हम क्या करें, है ना? समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। अब यहाँ पर चलो पहले इसको समझते हैं। Aerosol can affect the radiative balance of the climate system. कैसे? By directly scattering or absorbing sunlight. प्रीवियस लेक्चर का वो डायग्राम याद है श्रेया? हाँ जी। दिस इज आती हुई धूप क्या है? इंसुलेशन। जाती हुई धूप रेडिएशन। रेडिएशन। इंसुलेशन रेडिएशन। अब मुझे एक बात बताना, याद है वो जोन जो हमने बनाया था, ये मयूर एटमॉस्फेयर का जोन है। अगर सनलाइट आ रही होती और ये बीच में रास्ते में एरोसॉल्स ना होते तो वो अर्थ की सरफेस तक आती। कहने का मतलब ये किसी ना किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल लैंड तक वो पहुंचती सनलाइट। लेकिन अब क्या करा इसने बीच में, ये एरोसॉल ने, इसने सनलाइट को स्कैटर कर दिया या एब्जॉर्ब कर लिया इसको। इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है श्रेया, कौन सा इफेक्ट? सिर्फ इस पॉइंट की वजह से कूलिंग। कूलिंग इफेक्ट। अर्थ तक जब गर्मी पड़ी नहीं मयूर तो वो ठंडा नहीं रहेगा। जो सनलाइट से जो गर्मी आनी थी वो वहां तक पहुंची नहीं, ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। and they act as a cloud condensation nuclei and ice nuclei and thus modify the optical properties as well as lifetimes of clouds. कैसे? ये देखो बन रहा है ये वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर क्रिएट हो रही है। क्या हो रहा है ये? कंडेंसेशन। जब ये बादल पूरी तरीके से भर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप श्रेया, प्रेसिपिटेशन। टॉपिक भी तो हमारा यही है, एरोसॉल का इम्पैक्ट क्या मॉनसून के ऊपर, है ना? ये वाला पॉइंट समझ में आया? दे एक्ट एज क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर बनकर बैठे हो कि नहीं बैठे हुए? देखो वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब
किसी न्यूक्लियस के ऊपर सारा लेकर बैठे हुए हैं ना, या फिर आइस न्यूक्लियाई, एंड thus modify the optical properties as well as lifetimes of the clouds. कि मतलब एक बादल नॉर्मल तरीके से पानी से अगर भरता तो वो कैसे भरता, यहां पर लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स को सपोर्ट पे सपोर्ट मिलने की वजह से वो बादल जल्दी भर गया, और जल्दी भरने के बाद वो जल्दी फट गया, तो बारिश जल्दी हो गई। आजकल जो अनएक्सपेक्टेड बारिश होने लगी ना श्रेया, कभी भी, जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, ये वाला मौसम शायद रक्षाबंधन पे या फिर जन्माष्टमी तक दिख जाना चाहिए था और खत्म हो जाना चाहिए था, फिर ये अभी बारिश होने का कोई तुक नहीं बनता है। बारिश होने का, अभी रेनफॉल होने का मयूर कोई तुक बनता है क्या? है ना? हमारे बारिश। अब यहां पर ऐसा फिनोमेना क्यों हो रहा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से। क्योंकि श्रेया, ये जो कार्बन सूट डस्ट पार्टिकल्स या कुछ भी ऐसा कुछ रिलीज हो रहा है, लाइक सल्फर एक्सेट्रा, या जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, यही तो सारा का सारा एरोसॉल फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब अपने आप में एरोसॉल है वैसे तो, ये एक्ट इसी के लिए तो कर रहा है, कूलिंग इफेक्ट के लिए, है ना? ऊपर जा रहा है ये फ्री फ्लोटिंग वे में, और एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो इसके ऊपर सारा ले रही हैं, वो बादल जल्दी जल्दी बना दे रही हैं, और वो बादल से अपना जो भारीपन है वो बर्दाश्त हो नहीं रहा है, वो फटकर क्या करवा रहा है मयूर? बारिश करवा रहा है। अगर आपको याद हो मयूर, या कभी सुना हो, जैसे मतलब मान लो 2017-18 की बात है, नहीं 16-17 की बात है श्रेया, दिवाली के आसपास बारिश हो रही थी बड़े सारे हिस्सों में। दिवाली, कभी कोई तुक बनती है मयूर दिवाली में बारिश होने की? नॉर्थ इंडिया में, मध्य प्रदेश में बारिश हो रही थी दिवाली वाले दिन। पंद्रह अगस्त पे आप देख लो, हमेशा बचपन से कभी बारिश देखी है 15 अगस्त पे? नहीं, 2 बार से होने लगी है लगातार, 2-3-4 बार से हो रही है। पतंगे फटफट के लोगों के नीचे आ जाती हैं। तो एरोसॉल्स लेड टू एनहेंसमेंट और सेपरेशन ऑफ इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल। या तो वो एनहेंस होगा या सप्रेस होगा। कैसे? भारत का जो समर मॉनसून है और जो मॉनसून से होने वाली जो बारिश है वो इससे प्रभावित होती है। अब सप्रेस कैसे होगा? अब श्रेय, हो सकता है वो बादल जो बनने की जो प्रक्रिया और पानी बनने की जो मतलब पानी भरने की उसके अंदर जो प्रक्रिया हो, वो बादल पहले ही बारिश करवा चुके हो, है ना? यानी कि जो टाइम पीरियड है सप्रेस ऐसे होगा, बारिश के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट? अब शिफ्ट हो जाएगा तो उस टाइम पर जहां पर बारिश होनी चाहिए थी वहां पर श्रेय क्यों नहीं हो रही है बारिश मयूर ठाकुराइन? अगर श्रेया इनहेंस होकर पहले बारिश हो गई है तो अब जिस टाइम पर बारिश होनी चाहिए अब क्यों नहीं हो रही है बारिश? फिर उस मंथ में, उस जो बनने में टाइम लगेगा ना, सेम। वेरी गुड। तो क्या कहोगे आप इसको, किस में टाइम लग रहा है? एरोसॉल फॉर्मेशन, वाटर कैरिंग कैपेसिटी अचीव करने, वाटर साइकिल में, रेनफॉल साइकिल में टाइम नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। यानी कि कहां से कहां तक का टाइम लग रहा है? दोबारा इवेपोरेशन होगा, फिर से कंडेंसेशन होगा, और प्रेसिपिटेशन। तो aerosols lead to enhancement or suppression of Indian summer monsoon rainfall depending on their duration and scale, along with the tendency to scatter sunlight directly back into space. और ज्यादातर इसका इफेक्ट आपको कैसा देखने को मिलता है? बारिश हो रही है तो ठंडा इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ, आ रहा है। रेनफॉल जब स्कैटर होकर वापस चली जा रही है टकराकर, तब ठंडा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऊपर?
बिल्कुल हो रहा है। अल्टीमेटली एरोसॉल क्या कर रहे हैं? अर्थ को कूल कर रहे हैं। तो क्या करा जाए? इसको बढ़ावा दिया जाए? फिर तो शायद अच्छी बात है, चलते रहने दो इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सब कुछ जितना हो रहा है, बारिश जल्दी जल्दी हुआ करेगी। हम्म। है? हाँ, नहीं नहीं। कह रही बताओ तो मैं हूँ। इंटरव्यू में बोलेगा, सुन रहे हो भाई साहब, कर रही है। देखो, इसकी वजह से जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज का रेनफॉल पैटर्न जो है वो शिफ्ट होने लग जाएगा। भाई रेनफॉल पैटर्न शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं होता चलो कोई बात नहीं, हम अगस्त में नहीं भीगे तो अक्टूबर में भीग लेंगे। अरे भाई, क्रॉपिंग क्रॉपिंग साइकिल कहाँ जाएगी? वर्ल्ड में कभी भी एग्रीकल्चर पूरी तरीके से श्रेया इतना केपेबल नहीं है कि वो सिर्फ इरिगेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहे। हम्म। नेचुरल फॉर्म में हवा, सूरज की गर्मी, बारिश चाहिए ही पड़ती है। ठीक है? तो एरोसॉल लीड्स टू एनहांसमेंट और सेपरेशन ऑफ द इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल डिपेंडिंग ऑन ये ड्यूरेशन और स्केल with the tendency to scatter sunlight directly back into the space or by changing the size of cloud particles and thus negatively affecting their capacity to absorb sunlight. अब आप कहोगे क्लाउड पार्टिकल्स कैसे अपना साइज चेंज कर लेंगे? देखो, ध्यान से देखना। परफेक्ट। अब श्रेया, मयूर, ये ना इतने सारे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, हवा में, उनको बिल्कुल अपने आसपास अपने कुछ सपोर्ट लेने के लिए कैरोसोल्स भी मिल गए। ठीक है, इतनी सी ही जगह पर श्रेया हो सकता है, इतनी सी ही जगह पर सिर्फ ये सारे वाटर ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स बनाने एक बादल का टुकड़ा श्रेया। और ये इतना सही बनाओ, हर एक बादल क्या सेम शेप सेम साइज का होता है क्या? ये कोई गारंटी होती है क्या? कोई उसका फॉर्म होता है क्या? नहीं ना, कोई रूल होता है बादल बनने का? बताओ। नहीं सर। कोई रूल नहीं नहीं। होता ना। तो यहां पर एक बार बताना जरा, ये जो क्लाउड बॉल जो बनी है, इसका साइज इतना सा भी हो सकता है। अब जब ये भर के बारिश करवाने को रेडी है, इसने सनलाइट कहां एब्जॉर्ब करी? आपको एक बात बताऊं मैं,
बादल का साइज पता है किस वे पे डिपेंड करता है? जैसे हमारे दिमाग में आता है ना कभी कभार, कुछ बादल बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? सनलाइट उस पर पड़ती है। जैसे जब ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे ना मयूर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जेड सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, तो उस सनलाइट पड़ने की वजह से श्रेया क्या होता है, यहाँ पर देखो, कहीं से भी सनलाइट पड़ी ना, इसके बाद इस बादल का हल्का सा ना श्रेया क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और ये ज्यादा स्पेस क्रिएट करता चलता है अपने अंदर, ज्यादा बड़े उसको ज्यादा नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर समाने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स लाइट नेचर। गर्म चीज कोई भी फैलती है ना, चाहे वो गर्म हवा हो चाहे कोई भी हो, ये रूल तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो, है ना? तो दिस लीड्स टू रिड्यूस टेम्परेचर ओवर लैंड। नहीं, पहले ये वाला पॉइंट, they can change the size of the cloud particles, thus negatively affecting their capacity to absorb sunlight. अब यहां पर आपको कहीं भी स्पेस या स्कोप दिख रहा है? सनलाइट की एब्जॉर्प्शन के लिए बताओ, कहीं से भी दिख रहा है स्कोप? नहीं दिख रहा। ये बादल खुद में ये बादल अब इतना भारी हो चला है कि इसने इतने ही बड़ा बादल बनकर इसने बारिश करवा देनी है। इतना ही बड़ा बादल बनकर इसने बारिश करवा देनी है। This leads to reduced temperatures over the land due to smoke. अच्छा, स्मोक कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि ये जो जिनके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स ने बेस अपना बना रखा है, ये है तो अल्टीमेटली पॉल्यूटेंट्स ही ना। और जब ये गिरेंगे नीचे बारिश के फॉर्मेट के अंदर, तो ये पॉल्यूटेंट्स क्या कौन सा फिनोमेना पैदा करते हैं? स्मोक। और अगर प्रेसिपिटेशन अधिक मात्रा के अंदर हो रही हो और किसी मार्बल सरफेस के ऊपर गिरे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मार्बल corrosion. मार्बल कैंसर पढ़ा था ना हमने, ताजमहल वगैरह के साथ ऐसे हुआ था। हाँ, एसिड रेन वगैरह, रिजल्टिंग इन वीक लैंडस्केप टेम्परेचर ग्रेडियंट which is essential force required to pull the monsoon circulation from ocean to land. क्यों? क्योंकि हवाएं जो नमी लेकर जाएंगी, हवा कैसे प्रेशर तक चलती है बताओ? Low से लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, राइट और रॉन्ग? चलती है ऐसी हवा। जब कहीं पर गर्मी पहुंच ही नहीं रही है श्रेया, धूप कहीं पर नामो निशान के लिए पहुंच ही नहीं रही है, कहीं गर्माहट हो नहीं रही है, तो लो प्रेशर अर्थ पर कहीं पर भी क्रिएट होगा। हवा की मूवमेंट हो सकेगी, हवा मॉइस्चर उठा सकेगी, लैंड ब्रीज सी ब्रीज का कंसेप्ट हो सकेगा। इसी को कहा जाता है वीक
लैंड सी टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपको पता ना, एक जगह गर्म होनी चाहिए, एक जगह ठंडी होनी चाहिए, तभी तो फिनोमेना वर्क करते हैं। हवा का इधर से उधर जाना, रुख बदलना, दोनों के दोनों ही जब ठंडे हो जाएंगे, कैसे ठंडे हो जाएंगे? दिस लीड्स टू रिड्यूस टेम्परेचर ओवर लैंड। जबकि रूल क्या कहता है? लैंड ब्रीज सी ब्रीज के लिए दिन के अंदर, दिन के समय में लैंड का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? गर्म। लेकिन यह टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब लैंड कैसा हो रहा है? ठंडा। पानी वैसे भी जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ठंडा लैंड है, ठंडा समुद्र का पानी है, हवा कहां चलेगी बताओ? हवा कहां चलेगी? हवा चलेगी ही नहीं। मतलब वही, मतलब समझ गए ना, मतलब हवा तो रहेगी, हवा लेकिन चलेगी ही नहीं, क्योंकि कोई प्रेशर डिफरेंस ही देखने को उसको नहीं मिल रहा है। याद है ना मयूर, हमेशा एक रूल इकोनॉमिक्स का, ट्रेडिंग का, हर चीज का, किसी भी चीज में मूवमेंट तभी आता है जब किसी प्रकार का इंडिफरेंस हो, मिसमैच हो, इम्बैलेंस हो। दोनों चीज हमेशा कभी भी इक्वल होगी ना लाइफ में, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। दो लोग जिनकी हर चॉइस सेम होती है ना, वो कभी अच्छे कपल नहीं बन पाते। दोनों बोरिंग होते हैं। उस केस में एक चूतिया दूसरे चूतिया को सारा दे रहा होता है। तो which is an essential force required to pull the monsoon circulation from ocean to land। मतलब ये उस केस में होना चाहिए एक एसेंशियल फोर्स टू पुल द मॉनसून सर्कुलेशन फ्रॉम ओशन टू लैंड सरफेस। लेकिन यार ये कैसे, ये फोर्स ही तो क्रिएट नहीं हो रही श्रेया, टेम्परेचर इंडिफरेंस की वजह से कहां क्रिएट हो रही है फोर्स? ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं। एरोसोल्स फ्रॉम एयर पोल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन मॉनसून रेनफॉल। अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Scientists ने found that aerosols have led to increased incidents of high rainfall events in the foothills of Himalaya region, causing regional disparity in rainfall distribution। अब regional disparity कैसे? अच्छा, ये वाली रेनफॉल है कैसी? अगर पहाड़ पे हो रही है तो श्रेय क्या नाम होता है इसका? ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक रेनफॉल। माउंटेन की दो साइड कौन सी? लीवर्ड एंड विंडवर्ड। विंडवर्ड बारिश होता है। विंडवर्ड साइड बारिश। लीवर्ड साइड। ये मैंने क्यों बनाया है? ब्लू कलर वाली क्या करवाएगी? बारिश। बारिश करवाएगी। पक्की बात है श्रेया, लॉक कर दिया जाए। हम्म, मयूर ये वाली साइड ड्राइनेस। तो एरोसोल्स होते क्या हैं? अच्छा, यहां पर एक बात बताना, एरोसोल इधर तो बनाए गए हैं जो वो नेचुरल से दिख रहे हैं, यहां एक स्प्रे की बोतल क्यों है श्रेया? वाटर, सॉरी, गैस में वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं, तो ये स्प्रे की बोतल क्यों है ये? एरोसोल होता है ना, एरोसोल मींस वाटर, सॉरी, सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स इन। पर गैस की स्प्रे की बोतल क्यों? ये डायग्राम क्यों? परफ्यूम्स क्या? भूल गए? क्लाउड सीडिंग भूल गए? आर्टिफिशियल एरोसोल्स। यहां जानबूझकर हम सिल्वर आयोडाइड एरोसोल्स गिरवाते हैं कंडेंसेशन करवाने के लिए, प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए, है ना? सिल्वर आयोडाइड एरोसोल्स या पार्टिकल्स। आयोडीन नहीं है वो, याद रखना, आयोडाइड है, ठीक है?
इसलिए बन रखा है स्प्रे की बॉटल यहाँ पर, मतलब हर एक चीज यहाँ पर समझने वाली है। तो एरोसोल क्या है? एरोसोल एक सबसे पहला यहाँ से शुरू करना। एरोसोल इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अनदर गैस। तो ये क्या बन रखा है? एरोसोल क्या कोरोना भी होता है? एरोसोल ये कोरोना है? नहीं, ये क्या है? ये है कार्बन सूट, कार्बन डस्ट, और अब से नाम लिख लेते हैं PM 2.5, अलग अलग प्रकार के पॉल्यूटेंट्स, PM 10, PM 1.0, और वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक प्रकार का शायद सल्फर भी होता है क्या? बिल्कुल, याद है ना वो जब पानी के साथ मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और फिर उससे भी एसिड रेन हो सकती है। वो भी एक प्रकार का क्या हेल्प करता है बारिश करवाने में? यस। उसका अच्छा वर्जन कौन? वैसे सल्फर अपने आप में बारिश करवाने के लिए तो सही था, लेकिन इसका एक अच्छा वर्जन कौन? उसका नाम क्या होता है? DMS। हाँ, DMS, सॉरी, डाई मिथाइल सल्फाइड। डाइमिथाइल सल्फाइड। मैं P कह रहा था, एक्सट्रीमली सॉरी, डाई मिथाइल सल्फाइड। क्या होता है? नहीं, ये ओशन में जो सल्फर होता है जब वो एटमॉस्फेयर में एमिट होता है ना, ये जो ओशन के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, मरीन प्लांट ऑर्गेनिजम्स, वो इस सल्फर को DMS की फॉर्म में एमिट करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया हुआ मैंने, 1 आवर 40 मिनट्स का लेक्चर दिया हुआ है, देखना उसको। तो एरोसॉल्स कैन बी नेचुरल, फॉग, मिस्ट, डस्ट, फॉरेस्ट एक्सुडेट्स, गीजर स्टीम एक्सेट्रा। अच्छा, गीजर स्टीम क्या होती है? इसके बारे में मैंने नहीं बताया, सॉरी, अभी हम जब पहले पढ़ रहे थे इसको। गीजर स्टीम क्या होता है क्या? वेरी गुड, याद है वो हेमकुंड साहिब? किसी भी जगह देख लो। कैसा पानी निकलता है अंदर से? गर्म कि ठंडा? गरम। गर्म निकल रहा है। तो इस बर्फ में से क्या निकल रहा है अंदर? भाप। गर्म पानी है, मतलब ये गर्म ही निकलता है। बिल्कुल गर्म ही निकलता है। अर्थ के अंदर से गर्म क्यों निकलेगा? जियोथर्मल एनर्जी। वेरी गुड, जियोथर्मल एनर्जी, क्या बात है, फिजिक्स। एंड एंथ्रोपोजेनिक, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स एंड स्मोक। कुछ जो एरोसॉल्स होते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में भी आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली वोल्केनिक एरोसॉल्स इजेक्टेड इनटू द हाई एल्टीट्यूड लेयर्स। मैंने आपको बताया था ना, कभी कभार वोल्केनिक एरप्शन इतनी ज्यादा भयंकर होती है, ज्योग्राफी में बताया था मैंने 6th क्लास में, कि वहां से निकलने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो चीरते हुए एटमॉस्फेयर को ऊपर की तरफ चले जाते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स में। एटमॉस्फेयर के अंदर these particles are mainly situated in the lower layers of the atmosphere, यानी कि बिलो, ये सिंबल मत भूलना, बिलो 1.5 किलोमीटर। इफेक्ट्स क्या होते हैं एरोसॉल के? दे सर्व एज अ न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स इन आइस क्लाउड्स।
They can reduce the visibility. They modify optical properties and lifetimes of clouds. They have an important impact on air quality and human health. They affect radiative balance of climate change by scattering or absorbing, and they affect the atmospheric chemical composition. इंडियन मॉनसून पे इसका इफेक्ट, देखो जो सूरज की किरणें हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था, उनको वैसे अर्थ के सरफेस तक आना था, या फिर आप ऐसा मान लो कि इंडिया के वेरियस हिस्सों में उनको आना था। अब यहां पर इंडिया के अंदर मान लो ये इंडस्ट्रीज हैं, एक ही इंडस्ट्री हमें काइंड ऑफ दिख रही है, ये हम मान लेते हैं कि ये यूपी में और ये दिल्ली में, ठीक है। अब सूरज की किरणें इंसोलेशन की फॉर्म में नीचे आना चाह रही थी। कुछ तो आएंगी, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी मतलब पूरी की पूरी रिटर्न ही हो जाएंगी, लेकिन ये इंडस्ट्रीज की वजह से ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पॉल्यूटेंट्स के नाम लिखते हैं, ये वाला सल्फर, ये वाला PM 2.5, ये वाला PM 10, ये वाला PM 1.2, ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स ऊपर की तरफ जाएंगे और कहां पर देखो कहां बस रहे हैं जाकर, ट्रोपोपॉस, यानी कि ट्रोपोस्फियर से भी ऊपर चले गए, अपर ट्रोपोस्फियर। अब ये यहां पर कैसे फॉर्म में करेक्ट हो जाएंगे, या इनका नेचर क्या बन जाएगा, ये थे क्या ऑटोमेटिकली यहां पर, एरोसॉल ही थे ना, ये एरोसॉल दे विल सर्व एज न्यूक्लियर फॉर वाटर ड्रॉपलेट्स। लेकिन उससे भी पहले यहां पर ये टकराए, सूरज की किरणें यहां पर टकराई और ये टर्न हो जा रही है, यानी कि अपार्ट फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स, Shreya, can I call this that can I call them that they are working like a mirror also? रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं ना सनलाइट को। अब ये वाली लेयर जो कि गर्म होनी चाहिए थी, हॉट हॉट, ये हॉट ना होकर कैसी होती है, ठंडी और ठंडी। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो एक नाम है, मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा, बेसिक फिनोमेना। हमारे जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो मॉनसून है वो कौन सा है, साउथ वेस्ट मॉनसून या फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, सोच समझ के बोलो यार। बे ऑफ बंगाल कहां पर है, अरेबियन सी कहां पर है, इस डायग्राम को छोड़ो, मतलब थोड़ा सा सोच के देखो।
मॉनसून ज्यादातर कहाँ से कहाँ मतलब घूमेगा, ज्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पर है, पानी ज्यादा कहाँ से उठेगा? बे ऑफ बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट मानसून वाला, अरेबियन सी वाली साइड से, साउथ वेस्ट मानसून। बताओ। बोलो। नहीं, बारिश ही नहीं होगी। भारत का कोई मानसून नहीं है सर। साउथ वेस्ट मानसून। और पहली बात है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का कुछ लेना देना ही नहीं है। रोल होता है उनका, लेकिन शुरुआत वहां से नहीं होती है। ठीक है। अब देखो, जो ये साउथ वेस्ट मानसून है, जो इंडिया का साउथ वेस्ट कॉर्नर है, ये वहीं से शुरुआत होती है इसकी। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना श्रेया, विंड का नाम उसी डायरेक्शन से होता है जहां से वो बर्थ लेती है ना। अगर इनका नाम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है, तो ये हवाएं कहां से चल रही हैं? साउथ ये रहा, वेस्ट साइड ये रही, इसी के बीच में से कहीं ना कहीं आ रही होगी ना हवाएं। ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, आ रही है। बताओ। हाँ सर। ये देखो, पानी जो है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट मानसून की। ठीक है, अभी के लिए इसको होल्ड करना। ज्योग्राफी में अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमेट ही स्टार्ट होने वाला है, 9th क्लास से, बताया था ना मैंने उस दिन। इंडियन क्लाइमेट, इंडियन मानसून, ये साउथ वेस्ट मानसून। अब होता क्या है यहां पर ना, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, एक मिनट के लिए साउथ वेस्ट मानसून के कंसेप्ट को होल्ड कर लो। इंडियन मानसून की वजह से, सॉरी इंडियन मानसून कह रहा हूं, इंडियन इंडस्ट्रीज की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स थे वो ऊपर वाली लेयर ट्रोपोस्फियर के या ट्रोपोस्फियर के ऊपर चले गए थे ना, वो पॉल्यूटेंट्स। जब भी ऐसा फिनोमेना इंडिया और इंडिया की आसपास की कंट्रीज में अगर होने लग जाए, आई रिपीट माय वर्ड श्रेया, जब ऐसा फिनोमेना इंडिया और इंडिया की आसपास की कंट्रीज में होने लग जाए, जब यहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो पॉल्यूटेंट्स अपने भेज रही हैं ऊपर, ठीक है, उनका उनके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से जो वो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है? एरोसोल फॉर्मेशन हो रहा है। सूरज की किरणें टकरा रही हैं, वो टकराकर वहां से शीशे की तरह ऊपर लौट रही हैं, गर्मी हो नहीं पा रही है नीचे, लो प्रेशर कंडीशन बन नहीं पा रही है। यहां पर एशिया के अंदर जब ये वाली चीज होती है, तो इसको कहा जाता है एशियन ट्रोपोपॉस एरोसोल लेयर। एशियन ट्रोपोपॉस एरोसोल लेयर, अटल, क्या कहा जाता है? अटल। अब यहां पर दिक्कत क्या होती है, ये जो एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये बार बार एक ही जगह पर ऊपर घूमते रहते हैं, सूरज की किरणों को कहीं से जगह ही नहीं मिल पाती है नीचे आने की, लैंड सरफेस तक। अब सूरज की किरणें जब तक आएंगी नहीं तब तक गर्मी नहीं होगी, और जब तक गर्मी नहीं होगी तब तक लो प्रेशर कंडीशन बन पाएगी क्या? बताओ। नहीं बन पाएगी ना, अभी मैंने बताया उसके बारे में। तो ये यहां पर एक फिनोमेना क्रिएट होता है, अटल। यू कैन यूज दिस अटल इन ज्योग्राफी ऑल्सो मयूर, जो कि ज्योग्राफी में हमारे नहीं दे रखा रहता कि साउथ वेस्ट मानसून को डिस्टर्ब क्या चीज करती है। श्रेया, दिस इज न्यू टर्म, अटल, एशियन ट्रोपोपॉस एरोसोल लेयर। ये वाली चीज अगर आप ज्योग्राफी के आंसर्स में लिखकर आओगे ना, रिमार्केबल मार्क्स आपको मिलेंगे। घर आके माला पिलाकर जाएगा श्रेया आपको एग्जाम में। नहीं सीरियसली, ज्योग्राफी में गिवन नहीं होता है, क्योंकि यार ये
मैं क्लाइमेट को शुरू करवाने से पहले इसलिए एक बारी ना इस तक पहुंचना चाहता था। हाँ, दिक्कत वाली बात थोड़ी सी मुझसे हो गई, पहले थोड़ा सा क्लाइमेट का बेसिक मुझे कवर करवा देना चाहिए था, साउथ वेस्ट मानसून बता देना चाहिए था, तब हम यहाँ करते तो, लेकिन कोई बात नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं है आपका। अटल वाली चीज अगर आपको आज याद है, एरोसोल तो चलो याद हो ही गया होगा, अटल बस आपको वैल्यूडेशन के तौर पे लिखना है। तो होता क्या है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे अगर आप देखोगे तो ट्रोपोपॉज है या ट्रोपोस्फियर है, यहां है ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फेयर की पहली लेयर, ये है स्ट्रेटोस्फियर। लेकिन जो ट्रोपोपॉज है इसको मैं ऐसा कह सकता हूं 1.1, इसी की लेयर 1 का ही तो एक्सटेंशन है। हर एक लेयर के बाद एक पॉज आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। यहां पर क्या होते हैं, जैसे श्रेय याद है, अर्थ के नीचे मेंटल में राइजिंग सेल्स ऑफ कन्वेक्शन करंट्स होते हैं जो कि मैग्मा को पुश करते हैं बार बार, और फिर वो एक छेद बनाते हैं, वहां से इरप्शन होता है ना? ऐसे यहां पर होते हैं कन्वेक्शन सेल्स, जो कि इन पॉल्यूटेंट्स को, इन एरोसोल्स को बार बार घुमा घुमा के ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। जब ये ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, सिंपल सा फिनोमेना श्रेया, जितनी ऊपर एरोसोल, सूरज की किरणों का उतनी जल्दी लौट जाना, और नीचे उतनी ही ठंडक बढ़ते जाना। जब ये ठंडक बढ़ रही है मयूर, तो देयर इज नो इम्बैलेंस, नो मिसमैच इन हॉट एयर, वार्म एयर, हॉट क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट, हॉट लैंड सरफेस, वार्म लैंड सरफेस। जब ऐसा इम्बैलेंस होगा ही नहीं, घंटा बारिश होगी। पूरी गर्मी धरती को भारत की धरती को तपन की जरूरत होती है श्रेया। गर्मियों में अर्थ का जो सेंट्रल इंडिया का, इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, हल्का सा वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है, वहां पर तपिश होनी चाहिए इंडिया में। भारत में जब तक गर्मियों में वो धरती का ये वाला पार्ट, जिसको मैंने बोला कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इन द सेंस इसको अब नॉर्दर्न इंडिया ही मान लो, हल्का सा ईस्टर्न, हल्का सा वेस्टर्न, यहां पर जब तक तपिश नहीं होगी, तब तक लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट ही नहीं होगी, तो मॉनसून विंड्स अट्रैक्ट कैसी होंगी जो कि पानी उठाकर लेकर आ रही है यहां से? इसलिए लिखा हुआ है कि सप्रेशन ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। भाई वो हवा पानी उठाकर ला रही है, भारी है वो हवा, उनको वो हाई प्रेशर की विंड्स हो चुकी हैं, उनको भारत में वर्षा करवाने के लिए लो प्रेशर सिचुएशन जरूरत है। जब वो देखती है कि भारत की धरती तो है ही ठंडी, वो बारिश करवाती नहीं है, वो यहीं से लौट जाती है कोस्ट से ही होकर, या यहीं इतने हिस्से में ही बारिश करवा कर टाटा बाय बाय कर देती है यहां पर। और ये फिनोमेना होता है किसकी वजह से? पूरा का पूरा जो कांड हुआ है किसकी वजह से हुआ है? अटल की वजह से। अटल क्या है? एशियन ट्रोपोपॉस एरोसोल लेयर। ट्रोपोपॉस तक एरोसोल्स ने जो एक लेयर बना ली है, वो सनलाइट की पेनिट्रेशन होने ही नहीं देती है, भारत को गर्म होने ही नहीं देती है। धूप की तपिश जब तक भारत की धरती पर पड़ेगी ही नहीं, तो भारत गर्म कैसे होगा मई जून जुलाई अगस्त में? जहां पर फिर वो मॉनसून विंड्स के आने का टाइम हो गया है, उनको कैसे पता लगेगा कि लो प्रेशर कंडीशन का हमें अट्रैक्ट किस तरफ होना है? ये रेडी होकर आ रही है ये वाली विंड्स, लो प्रेशर एरिया तक अट्रैक्ट होने के लिए। लो प्रेशर एरिया मिल ही रहा है, मूड ऑफ करके वापस चली जाती है। तो ये क्या है? रिड्यूस इंसोलेशन ड्यू टू अटल, देयर इज लेस कन्वेक्शन, वीकेंड साउथ वेस्ट मॉनसून सेल एंड लेस प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, ये आपको मैं एक चीज नोटिस करी है, ग्लोबल वार्मिंग जब से बढ़ने लगी मयूर, 3 से 4 साल में मॉनसून पैटर्न उबड़ खाबड़ पड़े, लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई। पता है क्यों? ये पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट्स की वजह से ना, एरोसोल हद से ज्यादा मात्रा में फैल गया ऊपर, अनशन टाइम पर, इसलिए बारिश हो रही है भारत में।
कुछ खास गर्मी भी नहीं पड़ी। लेकिन ये चीज अच्छी कि खतरनाक है? ये चीज अच्छी कि खतरनाक है? शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें अच्छी लग रही है अभी तो, लेकिन पैटर्न पूरे का पूरा चेंज नहीं हो रहा है। आजकल देखो बारिश अभी हो रही है, कितनी तारीख हो रही है यार? आपने बचपन में कहां देखी है 15-16 सितंबर को बारिश होते हुए? अगले महीने अक्टूबर में जनरली दिवाली हुआ करती है जनरली। इस बार 12 नवंबर की अलग बात है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना रह गया अगर हम देखें तो, मतलब दिवाली को एक, मतलब अगर हम अक्टूबर में लेके चलें, है ना? दिवाली से एक महीने पहले कौन सी बारिश होती है? ठीक है, अब एशियन ट्रोपोपॉज एरोसोल लेयर में कौन कौन से ये जो विनाशकारी तत्व हैं जो कि अनडिस्टर्ब्ड टाइम पर बारिश करवा रहे हैं? सल्फेट्स, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक एरोसोल्स, नाइट्रेट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, या फिर कार्बन सूट पार्टिकल्स। ठीक है, अटल वाली बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो, सल्फेट एरोसोल्स लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट बाय स्कैटरिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड नेगेटिवली इफेक्ट द मॉनसून। एडिशनल पॉइंट मिल गया आपको ज्योग्राफी से? उसके बाद इंपैक्ट ऑफ एरोसोल्स ऑन मॉनसून इन द हिमालयन फुटहिल्स। ये तो सिंपल है, ये क्या करवाएगा? ओरोग्राफिक रेनफॉल। यहाँ अच्छा नहीं दे रखा, मतलब आप इमेजिन कर दो कि हिमालयस की एक साइड पर बारिश हो रही है, क्योंकि तो आसपास क्या होगा वहां पर, देख लो आसपास क्या मिलेगा वहां पर, ये और ये, क्या ये घर है मेरा? अरे क्या दिख रहा है? ये इंडस्ट्रीज नहीं दिख रही है? इंडस्ट्रीज पोल्यूशन डिस्चार्ज कर रही हैं। धरती को क्यों देख रहे हो? छोटी सी घास से दिखे तो एग्रीकल्चर हो रहा है। एग्रीकल्चर हो रहा है इंडो गांगेटिक प्लेन में आसपास, लेकिन वहां पर प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्रीज भी तो है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए। ये एरोसोल रिलीज कर रही है। अब वो हवा के जो कण है, ये देख रहे हो जो मैं अभी तक बना रहा था, श्रेया वो डायग्राम आ गया यहाँ पर, ये देखो ये सारे भरे हुए हैं काले काले कार्बन सूट पार्टिकल से। कंडेंसेशन करवाएंगे, प्रेसिपिटेशन करवाएंगे, लेकिन एक ही जगह पर वर्षा करवाएंगे। दूसरी साइड क्या क्या रह गई यहाँ पर? कैसी? विंडवर्ड के, इसको विंडवर्ड कहोगे लीवर्ड कहोगे? लीवर्ड। बारिश होगी वहां पर कि नहीं होगी? नहीं, काय को नहीं होगी? माउंटेन बैरियर विंडवर्ड। क्योंकि ये हवा जितना भी पानी लेकर आई थी, एरोसॉल की वजह से बादल को भारी करवा करवा कर एक ही साइड पर बारिश करवा दी। इनहेंस्ड ओरोग्राफिक रेनफॉल ड्यू टू हाई एरोसोल लोडिंग। अब समझ गए? जो हमें 6 क्लास से अभी तक ये समझा रहा था ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, वो ऐसे ही नहीं हो जाती है। हवा का कोई शौक नहीं है शरा के भारी बनकर एक ही साइड पर माउंटेन को गीला करवा देना, दूसरे साइड पर सूखा करवा देना। ये इंसानों के एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ज्यादा होने लगा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमेशा मैंने आपको एक रूल बताया ना कि जनरली एक चीज याद रखना, माउंटेन की एक साइड आपको गीली मिलेगी और दूसरी साइड आपको सूखी मिलेगी। अब बारिश जल्दी 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 जल्दी, इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी और इतनी ज्यादा तेजी से होने लग जाती है कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में फ्लड आने लग जाता है। और सबसे ज्यादा कौन भीगता है?
अब समझ में आया हर साल बिहार के अंदर फ्लडिंग होने का रीजन? बिहार के ऊपर क्या है? बिहार में क्या है? चंपारण। चंपारण में कौन था? शुक्ल और गांधी। वो वहां पर, बिहार कहां पर है? कहां पर है? नेपाल, हिमालयन फुटहिल्स। याद नहीं श्रेया? गंगा की ट्रिब्यूटरीज 3 वहां से भी ज्वाइन करती हैं, है ना? अब नदी, मतलब पानी इतना सारा, इवेपोरेशन हो रहा है, आसपास इंडस्ट्रीज हैं यूपी में, इधर उधर, या जरूरी नहीं कि आसपास इंडस्ट्रीज हो तो वहीं एरोसोल को रिलीज करेंगे, एरोसोल तो कहीं भी रिलीज हो सकता है। अब धरती पे भी दिक्कत है आसपास उस एरिया में। क्यों? हिमालयन फुटहिल्स पर बड़ी सारी नदियां क्योंकि फ्लडिंग करवा रही हैं, ऊपर से ये ओरोग्राफिक रेनफॉल। फंस कौन जाता है बीच में? बिहार। यही मैंने जो अभी आपको कलरफुल बार बार बनाकर दिखाए थे ना, ये सारे एरोसॉल पार्टिकल्स, ये कहां कहां से जा रहे हैं? फॉरेस्ट फायर्स। अब ऊपर ये जो ऑक्सीडेशन है ना, तो श्रेय ऐसा भी तो नहीं है ना कि आउटर आउटर नहीं, अपर एटमॉस्फेयर में कोई O2 मॉलिक्यूल्स नहीं है ना? बिल्कुल है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह की वजह से सूट, डस्ट, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें जाते जाते क्या हो रहा है, कुल मिलाकर एरोसॉल्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। सनलाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, सनलाइट पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। अब यहां पर अगर वही सारा का सारा फिनोमेना अगर इकट्ठा है, कंडेंसेशन होगी, बारिश होगी। अब ये वाली बारिश होगी, एक मिनट, ये वाली बारिश होगी जो हो रही है, इसके अंदर पॉल्यूटेंट्स भी हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये कैसी रेन है? एसिड रेन। ये एसिड रेन जब समुद्र में जाकर गिरेगी, ओशन में जाकर गिरेगी, तो श्रेय क्या होगा? इससे एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, ओशन एसिडिफिकेशन होगा। हम्म, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को कोई खतरा इससे? यस, बहुत बड़ा खतरा। और ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से नेचुरल डस्ट और कार्बन सूट पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, अगेन दे आर एरोसॉल्स, है ना? फिर याद है वो जो फाइटोप्लैंक्टन जो सल्फर रिलीज करते हैं, जो डाइमिथाइल सल्फाइड बनता है, उसकी वजह से भी रिलीज होता है H2SO4, ऑक्सीडेशन, एरोसॉल बनता है वो भी। अब यहाँ पर एक चीज और सीख जाओ श्रेया, जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करी, सी सॉल्ट भी रिलीज होता है। और सी सॉल्ट के फिनोमेना को अगर मयूर जाना ना, किसी भी समुद्र के किनारे जाकर खड़े हो जाओ, वहां की हवा के अंदर ना आपको फ्रेशनेस से ज्यादा एक ना ऐसा दिखेगा कि चिपचिपापन सा आ रहा है इस हवा में। मुंबई में रहने वाले लोगों को श्रेया गर्मी नहीं लगती, उनकी फिर भी पसीने आ रहे होते हैं। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ हीट बट ह्यूमिडिटी। और मैंने आपको बताया था ना, जब भी इस प्रकार की हवाएं या फिर जो नमी वाली हवाएं होती हैं, या आपको पसीना आ रहा है, तो जब भी वो सूखेगा तो नमक तो है ना इसके अंदर के नहीं है। आप कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, पसीना भी एक टाइम के बाद रुक जाता है कि नहीं रुक जाता है? माथे पे अगर आप उसके बाद देखोगे ना, एक व्हाइटिश बैंड या पाउडरी पाउडरी एलिमेंट आ गया होता है चेहरे के ऊपर, होता है ऐसा कि नहीं होता? बताओ।
नहीं होता चलिए, अंबुजा सीमेंट से बना चाह रहा आपका। सी सॉल्ट। तो यहां पर ना आ गया, यहां पर हमने सब कुछ डिस्कस करा था, एक चीज उसने नहीं बताई, सी सॉल्ट भी ऊपर जाता है। ठीक है, अच्छा, जब भी ये सूरज की किरणें, एक चीज बताना भूल गया इंपॉर्टेंट, जब भी ये सूरज की किरणें धरती तक पड़ना चाह रही हैं, ये वाली जो किरण है, अब ये श्रेय यहां तक तो आना चाह रही थी ना मयूर ठकुराइन, इधर तक, है ना, नहीं आ पाई ना, लेकिन यहां पर एरोसॉल की वजह से लौट गई, और इस जगह पर एरोसॉल ने क्या बना दिया, बादल, तो यहां पर लौट गई। अब ये जबरदस्ती लौटने वाली बात है ना इसकी, कि जहां तक इसको आना था वहां तक ये पहुंचने पे रास्ते से बीच से ही लौटना पड़ा। आप मयूर कहीं जा रहे हो और आपकी कलेशन बंदी ने आपको बार बार कलेश कर करके उस जगह पर जाने नहीं दिया और वापस बुला ही लिया कि तुम वहां नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, आज हमारे रिलेशन के ऊपर बात है, तो तुम्हें एक तरीके से तुम पे बंदिश लगाई जा रही है, फोर्स करा जा रहा है ना तुम्हें, बीच रास्ते से लौटना पड़ा जो तुम्हें मूड खराब करके, जिस पर्पस के लिए सनलाइट भी तक पर्पस के लिए निकली है। कितने कितने मिनट खराब करके निकलती है सनलाइट श्रेया? 8 मिनट। मयूर भी निकला 8 मिनट लगा के। जूते पहने, शर्ट पहनी, जीन्स पहनी, स्प्राइट की बोतल ली हाथ में, लेकिन कलेशन बंदी। सूरज भी अपना काम नहीं कर पाया, मयूर भी अपने काम नहीं कर पाया जिस पर्पस से निकला था, और मूड खराब करके दोनों वापस लौट गए। दिस इज कॉल्ड इज रेडिएटिव फोर्सिंग। ठीक है मयूर, याद रखना से। दुखी क्या हो रहे हो, बंदी चेंज करो। फिर impact of aerosols on regional rainfall pattern। अर्बन एरियाज में एरोसॉल लोडिंग ज्यादा होगी कि नहीं होगी? यस। यानी कि अगर यहां पर एरोसॉल लोडिंग ज्यादा होगी, अब मुझे बताना क्या ये चीज ज्यादा होगी जो मैं लिख रहा हूं? हाँ कितना? एसिड रेन होगी कि नहीं होगी ज्यादा शहरों में? Yes. स्मोक, Hmm. हेज, सिर्फ बारिश नहीं, लेकिन क्या हर तरह का प्रेसिपिटेशन पॉल्यूटेड है ना? अब मैं यहां पर ओशन एसिडिफिकेशन नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता? शहरों में ओशंस नहीं होते, सीज नहीं होता, है ना? हाँ नहीं, वो तो चलो ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले एक नेगेटिव रिपरकशंस बता रहा हूँ ना। होगा ये सब। अब जो मैं अभी तक डायग्राम बना रहा था वो यही है, बस कंफ्यूज मत होना। ये है एरोसॉल, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, हेवी रेनफॉल,
तो फ्लड्स इन अर्बन एरियाज, नो वाटर पर्कुलेशन ड्यू टू कॉन्क्रीटाइजेशन। कॉन्क्रीटाइजेशन क्या होता है? शहरों में बहुत सारे स्ट्रक्चर किससे बने होते हैं? वेरी गुड, गिट्टियों से, डांबर से, पत्थरों से, और वो भी इतने ठोस स्टोन्स कि उनके अंदर कोई भी इंटरस्पेसिंग नहीं है पार्टिकल्स के अंदर, कि पानी रिस रिस कर नीचे चला जाए। फॉर एग्जांपल, एक ढक्कन पानी स्टेप फेंक कर देखो जरा अभी फ्लोर के ऊपर, वो पंखे की हवा से सूखेगा लेकिन रिस रिस कर नीचे नहीं जाएगा। गांव में गीली मिट्टी में क्या होता है, जमीनों पे क्या होता है श्रेया, मयूर, लोग ना घर के आंगन में, बरांडे में, या जो कच्चे हाउसेस में जो उसे गेरुए से जो घर बने होते हैं ना, वहीं पर पानी छिड़क देते हैं बॉटल भरकर, वहीं हाथ धो लेते हैं। नीचे समा जाता है। वाटर इज वेस्टेड एंड फ्लोज इनटू द ओशन, and there is flood in urban areas also because of सीवेज चोकिंग। नाले जाम होते हैं कि नहीं होते हैं? अभी देखा था मयूर, दिल्ली अभी 1.5 महीने पहले क्या बना था? वोटिंग चल रही थी, है ना? चांदनी चौक में तो प्रॉपर वोटिंग चल रही थी। रूरल एरियाज, moisture deficit as most of the moisture is lost in the urban areas, rainfall deficit in the rural areas, less water percolation। यहाँ पर भी क्योंकि देखो नीचे, पानी के नीचे जो है धीरे धीरे करके ही तो वो परकुलेट होगा, नीचे खिसकेगा। जब पानी भरी होगी एकदम से तो वो और ज्यादा नीचे कैसे जाएगा एकदम से? अच्छा मुझे भी बताओ, इतना पानी जा रहा है फिर भी ग्राउंड वाटर टेबल लो क्यों है? बताओ। रिप्लेनिशमेंट। हाँ, पानी बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है, बताना जरा। वो ओशन में जा रहा है ना, अभी ग्राउंड में तो वही कंक्रीट। हाँ वही, क्योंकि हम रूरल एरियाज पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैं एक्टिवनेस को चेक करना चाह रहा था आपकी। मॉइस्चर डेफिसिट है यहाँ पर, नहीं है, कमी है यहाँ पर मॉइस्चर की। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज लॉस्ट इन द अर्बन एरियाज। एरोसोल फॉर्मेशन हो रहा है तो पानी भी, बारिश भी बन बनकर वहां पर गिर जाती है, क्लाउड्स वहां पर करके बारिश करवा देते हैं। यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है? वाटर साइकिल को भी, रेनफॉल साइकिल को भी बनने के लिए टाइम चाहिए होता है ना, वो टाइम नहीं, मतलब वो टाइम होता ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जितने बार वो बादल बनेंगे, जो बनेंगे, वो कहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं? इसी के पास, इसी एरोसोल के पास। गांव में क्यों नहीं हो रहा है एरोसोल, ये कम क्यों इधर के बादल में? बिकॉज ऑफ लेस एरोसोल्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेस एरोसोल्स, लो नंबर ऑफ एरोसोल्स। वेरी गुड। इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज ड्रॉट इन रूरल एरियाज एंड इट इज बैड फॉर एग्रीकल्चर। देख रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नेगेटिव इंपैक्ट या पॉजिटिव इंपैक्ट कितना ज्यादा हो सकता है? और एरोसोल के बारे में आज कितनी अच्छी कहानी आपने सुनी। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।